जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। आज हम 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं CDS 1 2023 के लिए। CDS और NDA का एग्जाम है आपका 16 अप्रैल को। तो जितने भी करंट अफेयर्स हैं यहाँ पर ये सभी के सभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सभी को पता है कि एक वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी थी जिसमें हमारा मेन टारगेट क्या है कि पिछले 6 महीनों के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं CDS और NDA एग्जाम के लिए जो आपका 16 अप्रैल को है उसे कवर किया जाए। तो यहां पर ये जो आपका फर्स्ट पार्ट था इसे जरूर देख लेना। और जो आज हम 100 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड, वो पिछले 6 महीनों के करंट अफेयर्स का ही पार्ट 2 रहने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको यहां पर बता दूं, अगर आप CDS और NDA के लिए अपीयर होने वाले हैं तो यहां पर आप सभी लोगों के लिए फ्री करंट अफेयर्स मॉक टेस्ट अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, और ये बिल्कुल फ्री है। तो इन्हें प्रैक्टिस करके जरूर जाना। आपको करना क्या है, गवर्नमेंट एग्जाम फंडा की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। वहां पर CDS 1 2023 का करंट अफेयर्स पैकेज आपको देखने को मिलेगा। उसके अंदर जो मिक्स मॉक टेस्ट हैं जिनका नंबर है 9, वो एकदम फ्री है आप सभी लोगों के लिए। तो ये जो 9 मॉक टेस्ट है करंट अफेयर्स के, इन्हें जरूर सॉल्व करके जाना है सभी बच्चों ने। सिंपल सी चीज है, आज हम 100 से ज्यादा क्वेश्चंस CDS और NDA एग्जाम के लिए कवर करने वाले हैं। आप लोगों के लिए 2 काम थे। पहला था कि एप्लीकेशन के ऊपर विजिट करना है और ये मॉक टेस्ट सॉल्व कर लेने हैं, क्योंकि इसके अंदर भी 150 से 200 MCQ जो इंपॉर्टेंट है वो आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ मैं आपको यहां पर बता दूं, ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट था जिसे जरूर देख लेना। तो चलिए बिना देर के करते हैं शुरू। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ने ना बैंक नोट्स पब्लिश किए जिसके ऊपर वुमेन सिग्नेचर हमें देखने को मिले हैं। यहाँ पर सिग्नेचर किनके देखने को मिले हैं, उनके नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जेनेट येलन एंड लिन मेलरपा। अगर नोट की बात करेंगे, उनकी डिनोमिनेशन की बात करेंगे, वैल्यू की बात करेंगे, तो ये $1 और $5 के नोट्स हैं। तो यहाँ पर जिन 2 लोगों के नाम हमें देखने को मिले हैं वो नाम ध्यान में रखना, एग्जाम में एक प्रश्न जो है यहाँ पर बन सकता है। इसके बाद में हम यहां पर बात करते हैं वनीकरण प्रोजेक्ट के बारे में। देखिए, आपसे यह पूछा जा सकता है कि ये जो वनीकरण प्रोजेक्ट है ये किससे रिलेटेड है। तो पहली चीज ध्यान में रखना, एफॉरेस्टेशन से रिलेटेड है, यानी जो हमारे नेचुरल फॉरेस्ट हैं उन्हें रिस्टोर करना है। देखिए, यहां पर किस चीज की बात हो रही है, कई बार क्या होता है किसी एरिया में ना इस तरह के प्लांट स्पीसीज ग्रो हो जाते हैं जिसकी वजह से ऑलरेडी वहां पर जो प्लांट स्पीसीज पाए जाते थे उनको हानि पहुंचनी स्टार्ट हो जाती है, वो खत्म होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहां पर इन्वेजिव प्लांट्स यानी जो नई तरह की प्लांट स्पीसीज जो बाहर से आई हैं उन्हें यहां पर हटा दिया जाएगा, ताकि वहां के जो नेचुरल फॉरेस्ट है, वहां की जो नेचुरल प्लांट स्पीसीज है उन्हें यहां पर बचाया जा सके। तो यहां पर ध्यान में रखना, अगर वनीकरण प्रोजेक्ट की बात होती है तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, केरला आना चाहिए। दूसरी चीज, ये रिलेटेड किससे है, इन्वेसिव प्लांट स्पीसीज से, यानी जो बाहर वाली प्लांट स्पीसीज है उन्हें यहां पर रूट आउट कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, ताकि उनकी वजह से जो लोकल प्लांट स्पीसीज है उनको कोई भी हानि यहां पर ना पहुंचे। और यहां पर जिस इन्वेसिव प्लांट स्पीसीज की बात की जा रही है ना, उसका नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। उसका नाम क्या है, सेना स्पेक्टाबिलिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर सेना स्पेक्टाबिलिस को क्या किया जाएगा, बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से यहां पर जो नेचुरली प्लांट स्पीसीज पाई जाती है उनको फिर कोई भी खतरा नहीं होगा। और एफॉरेस्टेशन का जो प्रोजेक्ट है वनीकरण, उसे यहां पर आराम से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो सिंपल सी चीज है, आगे बढ़ती हैं। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं तमिलनाडु CM MK स्टालिन के बारे में, जिन्होंने इनॉग्रेट किया एक स्टैचू किनका है, महाकवि सुब्रमण्यम भारतियार। ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा एग्जाम में प्रश्न आपका क्या बनेगा कि महाकवि सुब्रमण्यम भारतियार का स्टैचू हमें कहां पर देखने को मिलेगा, कहां पर रिसेंटली से इनॉग्रेट किया गया है, वाराणसी में। अगर महाकवि सुब्रमण्यम की बात करें तो यह भी पूछा जा सकता है कि इनका संबंध किसके साथ में है, कौन सी भाषा के साथ में है, तो इनका संबंध है तमिल भाषा के साथ में। जो बाकी चीजें हैं वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना डीप में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है कि इनके स्टैचू को कहां पर इनॉग्रेट किया गया, क्योंकि ये क्या है, एक तमिल पोइट है, तमिल राइटर है, लेकिन स्टैचू हमें कहां पर देखने को मिल रहा है, वाराणसी में देखने को मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है।
बहुत इंपॉर्टेंट, महाकवि सुब्रमण्यम भारतियार, इनका स्टैचू इनॉग्रेट कहां पर हुआ? वाराणसी में। और ये आपके क्या है? एक तमिल पॉइंट है। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं नीरज चोपड़ा जी के बारे में। देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए 2022 में सबसे ज्यादा कौन से एथलीट के बारे में लिखा गया है, किन के ऊपर सबसे ज्यादा आर्टिकल्स छपे हैं, ब्लॉग्स लिखे गए हैं, तो वो कोई और नहीं है, आपके नीरज चोपड़ा जी हैं। अगर दूसरे नंबर की बात करेंगे तो यहां पर जो आपके इलेन थॉमसन है, जो एक जमैकन एथलीट है, वो दूसरे पायदान के ऊपर रहे थे। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं टेनिस की। देखिए, अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड चैंपियन 2022 के टाइटल से किसे ऑनर किया गया है, सम्मानित किया गया है, मेन कैटेगरी की बात करेंगे तो यहां पर जो हमारे राफेल नडाल हैं वो वर्ल्ड चैंपियन है 2022 के। और अगर वुमेन कैटेगरी की बात करेंगे तो यहां पर जो हमारी ईगा स्वियातक है वो वुमेन कैटेगरी में हमारी वर्ल्ड चैंपियन 2022 रही है। सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, सीधा सीधा प्रश्न एग्जाम के अंदर बनेगा कि जो अरुणोदय स्कीम है इसका संबंध कौन से राज्य के साथ में है? इसका संबंध है असम राज्य के साथ में। देखिए, ये क्या है? लार्जेस्ट डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर स्कीम इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ असम। होता क्या है यहां पर कि जो पहले इस स्कीम को जब लॉन्च किया था ना, तो उसका मेन एम क्या था? जो महिलाएं हैं डायरेक्टली उनके खातों में कुछ पैसे दिए जाए हर महीने, ताकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी वो अचीव कर सके। लेकिन अभी टाइम के साथ में इसमें और भी चीजें इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे जो डिसेबल्ड लोग हैं उन्हें भी यहां पर फाइनेंशियल सहायता जो है वो प्राप्त हो पाएगी। तो अल्टीमेटली अभी इसका एम क्या हो गया है? इसका एम है फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू फाइनेंशियली वीकर फैमिलीज, जहां पर सीधा पैसे डाले जाते हैं खातों के अंदर हर महीने। वेरी इंपॉर्टेंट संबंध है इसका असम राज्य के साथ में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं सैम करन के बारे में। देखिए, आईपीएल की ऑक्शन हुई थी। आईपीएल की ऑक्शन में सैम करन जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं उन्हें पंजाब किंग्स ने खरीदा था, और ये आईपीएल ऑक्शन इतिहास में आज तक के सबसे एक्सपेंसिव क्रिकेटर बन गए थे। यहां पर 18.5 करोड़ में पंजाब किंग्स ने इस खिलाड़ी को खरीदा था। और मैं आपको बता दूं, सैम करन मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे थे, जो हाल फिलहाल में आपका T20 वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, जिसे जीता था इंग्लैंड ने। वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम यहां पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये प्रश्न भी एग्जाम के अंदर आपका सीधा सीधा बनेगा, ऑलमोस्ट कंफर्म मान के चलिए। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जरूर देखने को मिलेगा। आपसे पूछा जाएगा कि जो वीर बाल दिवस है कौन से दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 26 दिसंबर को। जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, 10th गुरु थे हमारे, उनके जो 4 साहिबजादे थे उनके बलिदान की याद में इस दिन को ऑब्जर्व किया जाएगा। अगर मैं यहां पर बात करूं, जो 2 छोटे साहिबजादे थे जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी, उन्हें जिंदा चिनवा दिया गया था सरहद के अंदर। तो यहां पर उनका जो बलिदान था, उनकी जो मेमोरी है, उनकी मेमोरी में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस जो है आपका ऑब्जर्व किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं लोसार फेस्टिवल की। देखिए, लोसार फेस्टिवल आपको कहां पर देखने को मिलेगा, कहां पर सेलिब्रेट हुआ है हाल फिलहाल में? तो ये आपका सेलिब्रेट हुआ है लद्दाख में। कैसे ध्यान में रखेंगे? एल से आपका लोसार है, एल से आपका लद्दाख है, तो इस तरह से रिलेट आप यहां पर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं नई चेतना कैंपेन के बारे में। देखिए, नई चेतना कैंपेन के ऊपर प्रश्न क्या बनेगा? यहां पर प्रश्न बनेगा कि ये जो नई चेतना कैंपेन है इसे लॉन्च कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है? तो लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। देखिए, मेन चीज क्या है कि जो रूरल एरियाज है वहां पर जो महिलाएं हैं उन्हें मोटिवेट करना है, उन्हें बताना है कि कैसे जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होती है उसे कम से कम किया जा सकता है। उनके जो वुमेन राइट्स हैं उनके बारे में बताना है, ताकि उनके साथ में जो भेदभाव होता है, उनके साथ में जो अत्याचार होते हैं वो ना हो। तो यहां पर नई चेतना कैंपेन इसे लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। और यहां पर मेन चीज क्या है कि जो रूरल एरियाज हैं वहां पर हमारी जो महिलाएं हैं उन्हें एनकरेज करना है, साथ ही साथ एजुकेट करना है, समझाना है, ताकि जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है वो कम से कम हो और उनके राइट्स के बारे में उन्हें यहां पर बताना है।
वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री के बारे में पूछा जाएगा। नई चेतना कैंपेन का संबंध किसके साथ में है, कौन सी मिनिस्ट्री के साथ में है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट के बारे में। देखिए जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट है ये हमारी कहां पर हुई, दिल्ली में। इसका थीम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका थीम क्या था, जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। को होस्ट की बात करेंगे तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर जी और कार्नेज इंडिया इसके को होस्ट थे। लेकिन अगर एग्जाम में प्रश्न बनेगा तो यहां से बनेगा कि इसका थीम क्या था, जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट के बारे में। देखिए जो हमारा हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट है ना, आप सभी को पता है कि जो हमारी गंगा नदी है वो बहुत सारे राज्यों से निकलती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट है इसका संबंध कौन से राज्य के साथ में है, तो इसका संबंध है बिहार राज्य के साथ में। तो यहां पर किस चीज की बात हो रही है कि बिहार राज्य के हर एक घर तक गंगा का जो जल है वो पहुंचाया जा सके, ताकि किसी को भी पानी की कमी ना हो, किसी को भी स्वच्छ पानी की कमी ना हो। तो यहां पर प्योर वाटर हर घर तक पहुंच सके, इसी का प्रयास जो है किया जा रहा है हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट के तहत, और इसका संबंध है बिहार राज्य के साथ में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट कंफर्म है कि ये एनडीए या सीडीएस किसी एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अगर हम यहां पर बात करें, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय कहां पर देखने को मिलता है, मुंबई में देखने को मिलता है। हाल फिलहाल में जो यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड थे ना, उसमें कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन की कैटेगरी में इसे अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला है। देखिए हो क्या रहा था, यहां पर रेनोवेशन चल रही थी। अभी अगर आप किसी चीज को रेनोवेट करेंगे तो उस बिल्डिंग की, उस साइट की लाइफ जो है काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहां पर अवार्ड भी तो उसी कैटेगरी में मिल रहा है, कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन, ताकि जो हमारी ऐसी साइट्स है जो कल्चरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका संरक्षण किया जा सके। तो यहां पर ये साइट इस काबिल बनी है जिसकी वजह से इसे अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्राप्त हुआ है कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन का। नाम है साइट का छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। कहां पर देखने को मिलेगा, मुंबई में। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे स्टेफनी फ्रैपर्ट के बारे में, जो पहली फीमेल रेफरी बनी है मेंस फीफा वर्ल्ड कप के अंदर। आपको पता है कि हाल फिलहाल में आपका फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था कतर में, और यहां पर स्टेफनी फ्रैपर्ट जो फ्रांस से हैं वो पहली फीमेल रेफरी बन गई हैं। आगे हम यहां पर बात करते हैं अर्थ शॉट प्राइज 2022 के बारे में। देखिए यहां पर एक स्टार्टअप है जिसका नाम है खेती। इसके ऊपर सीधा सीधा प्रश्न बनेगा। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट है, ये स्टार्टअप है। ये यहां पर मेन एम क्या है, जो ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन है उसे कम करना है, कर्व करना है। और यहां पर ग्रीन हाउस इन अ बॉक्स स्टार्टअप है जिसका नाम है खेती। इसे मिला है अर्थ शॉट प्राइज 2022 का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं एशियाज फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी हब फॉर इजी एक्सेस टू हेल्थ केयर। जितनी भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, चाहे हम मेडिसिन की बात कर ले, चाहे इमरजेंसी सुविधाओं की बात कर ले, तो यहां पर एशिया की पहली ड्रोन डिलीवरी हब फैसिलिटी जो है किसने स्टार्ट की है, मेघालय गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। सीधा सीधा प्रश्न जो है यहां पर बनेगा। इसका संबंध किसके साथ में है, हेल्थ केयर के साथ में है, ताकि जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, अर्जेंसी के अंदर कोई मेडिसिन चाहिए वो कहीं पर डिलीवर करनी है तो वो आराम से डिलीवर की जा सके। ऐसा करने वाला पहला एशिया के अंदर कौन सा राज्य बना है, तो ये बना है मेघालय राज्य। मेघालय की गवर्नमेंट ने एशिया फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी हब जो है स्टार्ट किया है। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के बारे में। देखिए एग्जाम के अंदर प्रश्न क्या बनेगा कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कौन डिक्लेयर करता है, तो ये डिक्लेयर किया जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसके हेडक्वार्टर कहां पर देखने को मिलेंगे, रोम के अंदर देखने को मिलेंगे। और ये भी पूछा जा सकता है कि 2023 का ईयर जो है किससे रिलेटेड है, तो ध्यान में रखना ये ईयर है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं तमिलनाडु राज्य के बारे में। देखिए तमिलनाडु राज्य जो है भारत का पहला राज्य बन चुका है जिन्होंने अपना क्लाइमेट चेंज मिशन जो है लॉन्च कर दिया है। यानी यहां पर वो भी नेट जीरो कार्बन एमिशन अचीव करने की बात कर रहे हैं,
और यहां पर तमिलनाडु राज्य ने यह बात की है कि जो इंडिया का टारगेट है उससे पहले हम कार्बन न्यूट्रल, कार्बन नेट जीरो होने का टारगेट अचीव कर लेंगे। लेकिन एग्जाम के अंदर जो प्रश्न आपका बन सकता है वो ये बन सकता है कि भारत का टारगेट क्या है नेट जीरो कार्बन एमिशन अचीव करने का। तो भारत का टारगेट है कि 2070 से पहले भारत जो है नेट जीरो कार्बन एमिशन को अचीव कर लेगा। यहां पर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बात की है कि वो भारत के टारगेट से पहले जो 2070 का टारगेट है उससे पहले इस टारगेट को अचीव कर लेंगे, लेकिन कब कर लेंगे वो उन्होंने यहां पर नहीं बताया है। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं नेशंस कप के बारे में। देखिए नेशंस कप आपका कहां पर खेला गया था, स्पेन में खेला गया था और यहां पर इंडिया ने नेशंस कप जीता था और ये काफी ज्यादा न्यूज में रहा था। तो मान के चलिए ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेशंस कप कहां पर आपका हुआ था, स्पेन में हुआ था और यहां पर इंडियन वुमेन हॉकी टीम जिसकी कैप्टन कौन थी, सविता पूनिया जी थी, उन्होंने यहां पर स्पेन को हराकर इस कप को अपने नाम किया था, भारत के नाम किया था। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं हमारे देश के पहले इन्फेंट्री म्यूजियम के बारे में और ये हमें कहां पर देखने को मिला है, मऊ, इंदौर, मध्य प्रदेश के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं वर्ल्ड एड्स डे के बारे में। तो देखिए वर्ल्ड एड्स डे आपका ऑब्जर्व किया जाता है 1 दिसंबर को। इसका थीम क्या था, इक्वलाइज। थीम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे साइक्लोन मैंडोस के बारे में। यहां पर कुछ प्रश्न आपके बन सकते हैं कि साइक्लोन मैंडोस फॉर्म कहां पर हुआ था, तो यह फॉर्म हुआ था बे ऑफ बंगाल में। दूसरा प्रश्न यहां पर बन सकता है कि साइक्लोन मैंडोस का नाम किसने दिया है, तो नाम दिया गया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा। और यहां पर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ट्रेजर बॉक्स। मैंडोस का मतलब क्या होता है, ट्रेजर बॉक्स होता है। इसका नाम किसने दिया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने दिया है। यह फॉर्म आपका कहां पर हुआ था, बे ऑफ बंगाल में हुआ था। कौन से एरियाज को इसने इफेक्ट किया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, श्रीलंका। यह क्वेश्चन भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम के अंदर प्रश्न पता कैसे बनेगा कि जो पर्सन ऑफ द ईयर है वो किन्हें मिला है, टाइम मैगजीन के द्वारा। तो ध्यान में रखना यहां पर जो हमारे ज़ेलेंस्की हैं उन्हें तो मिला ही मिला है, साथ में स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को भी 2022 पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान में रखना जो हमारे ज़ेलेंस्की हैं और स्पिरिट ऑफ यूक्रेन है उसे यहां पर पर्सन ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है टाइम मैगजीन के द्वारा। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं पेरू की पहली फीमेल प्रेसिडेंट के बारे में जिनका नाम क्या है, डायना बोलुआर्टे। डायना बोलुआर्टे जो है पेरू की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बन चुकी हैं। अभी ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए पिछले कुछ महीनों में आपको पता है कि ईशान किशन ने भी डबल सेंचुरी लगाई है और यहां पर शुभमन गिल ने भी डबल सेंचुरी लगाई है। लेकिन एग्जाम के अंदर प्रश्न क्या बनेगा कि फास्टेस्ट डबल सेंचुरी किसके नाम है, तो ये नाम है ईशान किशन के। शुभमन गिल ने भी हाल फिलहाल में डबल सेंचुरी स्कोर की थी ओडीआई क्रिकेट में। ईशान किशन ने भी ये कारनामा किया है। उससे पहले रोहित शर्मा जो है ये कारनामा कर चुके हैं, वीरेंद्र सहवाग ये कारनामा कर चुके हैं। आप सभी को पता है सचिन तेंदुलकर जी ये कारनामा कर चुके हैं। भारत की तरफ से ही नहीं, ओवरऑल अगर हम वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड क्रिकेट की बात करें, तो फास्टेस्ट डबल सेंचुरी ओडीआई में किसने स्कोर की है, ईशान किशन ने। और ये प्रश्न इस वजह से पूछा जा सकता है क्योंकि हाल फिलहाल में 2 डबल सेंचुरीज हमें देखने को मिली है। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में। एग्जाम के अंदर प्रश्न क्या बनेगा कि हाल फिलहाल में यूनाइटेड नेशंस ने भारत के कौन से प्रोजेक्ट को रिकॉग्नाइज किया है, तो यहां पर यूनाइटेड नेशंस ने हमारे नमामि गंगे इनिशिएटिव को रिकॉग्नाइज किया है और जो दुनिया के टॉप 10 वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप्स हैं उनके अंदर नमामि गंगे इनिशिएटिव को जगह मिली है। आप सभी को पता है कि नमामि गंगे इनिशिएटिव किससे संबंधित है, हमारी जो गंगा रिवर है उसे दोबारा से शुद्ध करना है, जो पोल्यूटेड हो चुकी है उसे दोबारा से रिवाइव करना है। और यहां पर जो टॉप 10 वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप्स प्रोग्राम है पूरी दुनिया के, उसमें नमामि गंगे इनिशिएटिव को रिकॉग्नाइज किया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। सिंपल सी चीज है। आगे बात करते हैं
अभी ये प्रश्न जो है सीधा सीधा बन सकता है। अभी अभी गमोसा को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। आप देख सकते हैं पीस ऑफ क्लॉथ जो है आपका गमोसा, इसका संबंध कौन से राज्य के साथ में? असम के साथ में है। सीधा सीधा प्रश्न जो है आपका बनेगा। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं रेड ग्राम के बारे में। यहां पर जो टेंडूर रेड ग्राम है इसे भी जीआई टैग मिला है। सीधा सीधा प्रश्न जो है आपका बनेगा कि किसके साथ में इसका संबंध है, कौन से राज्य के साथ में इसका संबंध है? तो इसका संबंध है तेलंगाना राज्य के साथ में। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख को अपना पहला जीआई टैग मिला है। इसी वजह से मान के चलिए कि ये क्वेश्चन 101% एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यहां पर जो आपका रक्से कार्पो एप्रिकॉट है जो कि एक फ्रूट है, उसे यहां पर जीआई टैग मिला है। इसका संबंध किसके साथ में है? लद्दाख के साथ में। अभी हम यहां पर आगे बढ़ते हैं। जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है सोनाक्षी सिन्हा, यहां पर उसे पीटा इंडिया 2022 पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में। यहां पर भारत की कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है जिन्हें टेंटेटिव लिस्ट के अंदर जगह मिली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका होमवर्क है कि नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि लेटेस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी बनी थी इंडिया की, और साथ ही साथ ये बताइए कि टोटल नंबर ऑफ हेरिटेज साइट्स इंडिया की हाल फिलहाल में कितनी है। ऑप्शंस मैं आपको दे देता हूं 39, 40, 41, 42, और हाल फिलहाल में कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट लेटेस्ट बनी है वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। यहां पर 3 साइट्स ऐसी हैं जिसे टेंटेटिव लिस्ट के अंदर जगह मिली है यूनेस्को के द्वारा, और ये 3 साइट्स कौन सी है? सबसे पहले गुजरात का वारनगर टाउन है। यहां पर सन टेम्पल है, आपका आइकॉनिक सन टेम्पल है मोढेरा का, और साथ में जो आपके रॉक कट स्कल्पचर्स हैं त्रिपुरा के, उन्हें यहां पर टेंटेटिव लिस्ट के अंदर जगह मिली है। तो ध्यान में रखना, वारनगर टाउन की बात हो रही है, सन टेम्पल की बात हो रही है, जो आपके रॉक कट स्कल्पचर्स हैं त्रिपुरा के, उनकी यहां पर बात की जा रही है जिन्हें टेंटेटिव लिस्ट के अंदर जगह मिली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहां पर बात करते हैं वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट्स के बारे में। तो देखिए दुनिया की हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट कौन है? नाओमी ओसाका जो टेनिस खेलती है, जापान से इनका संबंध है। सेरेना विलियम्स जो है दूसरे नंबर के ऊपर आती है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत की जो पीवी सिंधु है ये हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट है, जिनका रैंक इस लिस्ट के अंदर क्या था? 12। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे भारत के पहले प्राइवेट स्पेस व्हीकल लॉन्च पैड के बारे में। देखिए जो हमारी स्पेस इंडस्ट्री है ना, वो इतनी ज़्यादा बड़ी और इतनी ज़्यादा कॉस्टली है कि यहाँ पर हर एक चीज़ गवर्नमेंट के द्वारा हैंडल नहीं की जा सकती। इसी वजह से हाल फिलहाल में आपको इस तरह की खबरें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी, जहां पर स्पेस से रिलेटेड जो इनिशिएटिव्स है, प्रोजेक्ट्स हैं, वहां पर पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो हाल फिलहाल में पहला प्राइवेट स्पेस व्हीकल लॉन्च पैड हमें देखने को मिला है। कहां पर? श्रीहरिकोटा में, और इसे सेटअप किया गया है अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, यहां पर बात करते हैं विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में। आपको पता है कि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आपको एनडी और सीडीएस दोनों एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट के साथ में, और यहां पर सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हराया था विजय हजारे ट्रॉफी जीतने के लिए। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग्स के बारे में। यहां पर सिंगापुर और यूएई ने टॉप किया था। भारत का रैंक ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग्स के अंदर क्या था? 48th। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स के बारे में। यह भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे रिलीज किसके द्वारा किया जाता है? इकोनॉमिस्ट के द्वारा किया जाता है। टॉप कंट्रीज इसमें फिनलैंड और आइलैंड थी। यहां पर भारत का रैंक क्या था? 68th। कंफ्यूज मत कर देना, यहां पर आपका रैंक क्या था? 48th, और यहां पर आपका रैंक क्या था? 68th। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में आपका रैंक कितना है? 68th है। अगर ग्लोबल एविएशन सेफ्टी इंडेक्स की बात करेंगे तो यहां पर आपका रैंक कितना है? 48 है। दोनों के लास्ट में 8 आता है, तो याद करना ज्यादा मुश्किल आपके लिए नहीं होगा। देन हम यहां पर बात करते हैं लद्दाख
के अंदर हमें पहली डार्क स्काई रिजर्व देखने को मिली है। इसकी इंपॉर्टेंस जो है बहुत ज्यादा है। देखिए यहां पर जब भी आप विजिट करने जाएंगे तो कोई भी लाइट जो है आपको देखने को नहीं मिलेगी और ना ही आप किसी भी लाइट का प्रयोग कर सकते हैं। और ये जगह जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है वहां के वेदर की वजह से। यहां पर स्काई जो है काफी ज्यादा क्लियर होता है, तो एस्ट्रोनॉमिकली इसकी इंपॉर्टेंस जो है काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और लद्दाख के अंदर पहली डार्क स्काई रिजर्व हमें देखने को मिली है। अभी हम यहां पर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल फिलहाल में रिपब्लिक डे 2023 की जो परेड हुई थी, यहां पर चीफ गेस्ट कौन थे? तो जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट है वो यहां पर चीफ गेस्ट थे, जिनका नाम क्या है? अब्दुल फताह अल सीसी। अब्दुल फताह अल सीसी जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट है वो यहां पर चीफ गेस्ट थे रिपब्लिक डे 2023 की परेड पर। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं आधार मित्र के बारे में। ध्यान में रखना, आधार मित्र क्या है? चैटबॉट है। आधार से रिलेटेड कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है तो ये चैटबॉट जो है उसका यहां पर आंसर देगा। तो ध्यान में रखना, आधार मित्र को लॉन्च किया गया UIDAI के द्वारा। इसका संबंध किसके साथ में? आधार के साथ में है। ये है क्या? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है। आधार से रिलेटेड जो भी आपकी समस्याएं हैं उनके सॉल्यूशन इस चैटबॉट के द्वारा आपको यहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो 2 फिंगर टेस्ट है उसे यहां पर बैन कर दिया गया था, क्योंकि 2 फिंगर टेस्ट जो है आपका इस चीज के ऊपर बेस था कि जो सेक्सुअली एक्टिव वुमेन होती हैं उनका रेप नहीं किया जा सकता। और ये जो विचारधारा है, ये जो माइंडसेट है, काफी ज्यादा गलत है, जिसके चलते हाल फिलहाल में जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने 2 फिंगर टेस्ट को बैन कर दिया था। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं ICC हॉल ऑफ फेम के बारे में। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर 3 लोगों को ICC हॉल ऑफ फेम के अंदर जगह मिली है। सबसे पहले आपके शिव नारायण चंद्रपॉल हैं, इनका संबंध वेस्ट इंडीज के साथ में है। यहां पर आपके अब्दुल कादिर हैं, इनका संबंध पाकिस्तान के साथ में है। और यहां पर जो आपकी शैर्लोट एडवर्ड्स हैं, इनका संबंध है इंग्लैंड के साथ में। इन तीनों को ICC हॉल ऑफ फेम के अंदर जगह मिली है। और यहां पर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम के अंदर प्रश्न बन सकता है कि बताइए इनमें से कौन से स्पोर्ट्स पर्सन को हाल फिलहाल में ICC हॉल ऑफ फेम के अंदर जगह नहीं मिली। यहां पर जो शिव नारायण चंद्रपॉल हैं, शैर्लोट एडवर्ड्स हैं, अब्दुल कादिर हैं, इन्हें ICC हॉल ऑफ फेम के अंदर रिसेंटली जगह मिली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे ग्रैंड प्रिक्स के बारे में। तो अगर पूछा जाए अबू धाबी फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स के विनर कौन थे या फिर मैक्सिकन फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स के विनर कौन थे, तो ये थे आपके मैक्स वर्स्टैपेन। इसके अलावा अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की होस्ट कंट्री श्रीलंका, वहां पर आपको अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने को मिलेगा 2024 में। अगर पूछा जाए फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप किसने जीता, तो ये जीता स्पेन ने। अभी हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लोगों की बात करेंगे जिनका हाल फिलहाल में देहांत हुआ था, जिनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है श्याम सरन नेगी जी। ये इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले वोटर थे जिनका देहांत हुआ हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा इंडियन बास्केटबॉल लेजेंड जिनका नाम है अब्बास मुंतासिर, इनका देहांत हुआ था रिसेंटली। ध्यान में रखना इनका संबंध किसके साथ में था, कौन से खेल के साथ में था? बास्केटबॉल के साथ में। इसके अलावा फॉर्मर इंडियन फुटबॉल कैप्टन जिनका नाम है बाबू मनी, इनका भी देहांत हो गया रिसेंटली। अभी ये स्लाइड आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल सकता है एग्जाम के अंदर। ये तीनों फेस्टिवल आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर पूछा जाए नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल कहां पर हुआ था, तो ये हुआ था रायपुर छत्तीसगढ़ में। संगई फेस्टिवल कहां पर सेलिब्रेट किया गया? मणिपुर में। अगर पूछा जाए कडाल कई परिशे जिसे हम ग्राउंडनट फेस्टिवल भी कहते हैं, ये हमें कहां पर देखने को मिला? ये देखने को मिला कर्नाटका राज्य के अंदर। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं इंटरनेशनल गीता महोत्सव के बारे में। तो सीधा सीधा प्रश्न क्या बनेगा कि इंटरनेशनल गीता महोत्सव को ऑर्गेनाइज कहां पर किया गया? तो ये किया गया कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 के बारे में। अभी ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए
राइजिंग सन वाटर फेस्ट ये हमें कहाँ पर देखने को मिला? शिलोंग में देखने को मिला। जो वाटर से रिलेटेड हमारी स्पोर्ट्स है ना, चाहे आप सेलिंग की बात कर लीजिए, रोइंग की बात कर लीजिए, उन्हें यहाँ पर बढ़ावा मिल सके, उसकी वजह से राइजिंग सन वाटर फेस्ट हमें पहली बार देखने को मिला। कहाँ पर? शिलोंग में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपका बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 कहां पर देखने को मिला है हमें? शिलोंग में। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में, जिन्होंने $1.4 मिलियन का फाइन जो है एयर इंडिया के ऊपर लगाया था। देखिए, कोविड-19 के चलते, पैंडेमिक के चलते बहुत सारी फ्लाइट जो है कैंसिल हुई थी, उनके रिफंड जो है यहां पर देने थे, जिसके चलते एयर इंडिया ने देरी की है। तो यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ने एयर इंडिया के ऊपर $1.4 मिलियन का फाइन इंपोज किया है। तो सीधा सीधा प्रश्न जो है एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे नेशनल मिल्क डे के बारे में, जो हमें देखने को मिलता है 26 नवंबर को। बर्थ एनिवर्सरी होती है डॉक्टर वर्गीस कुरियन की, जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध किसके साथ में है? मिल्क के साथ में है। यहां पर जो वर्गीस कुरियन है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, जिसके चलते 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे जो है आपका ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे ये आपका मनाया जाता है 20 नवंबर को। देखिए, भारत के अंदर चिल्ड्रंस डे होता है, आप सभी को पता है, 14 नवंबर को। तो इसी वजह से कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन जो है डाला जा सकता है। वहां पर पूछा जाएगा कि हाल फिलहाल में वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे हमें कौन सी डेट को देखने को मिला? तो ये देखने को मिला 20 नवंबर को। ध्यान में रख लेना, वहां पर भारत के चिल्ड्रन डे के बारे में प्रश्न कभी भी एग्जाम के अंदर नहीं बनेगा, लेकिन वर्ल्ड चिल्ड्रन डे के ऊपर प्रश्न जो है एग्जाम के अंदर बन सकता है। थीम यहां पर क्या रहेगा? इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। यूनाइटेड नेशंस हैज डिक्लेयर्ड नवंबर 18 as the World Day for the Prevention of and Healing from Child Sexual Exploitation, Abuse and Violence. Very very important, हाल फिलहाल में पहली बार एक नया दिन जो है डिक्लेयर किया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। उन्होंने कहा है कि नवंबर 18 को वर्ल्ड डे घोषित किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एंड हीलिंग फ्रॉम चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। अगर चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, अब्यूज, वायलेंस की बात करें, उसके रिगार्डिंग एजुकेट करने की बात करें, एम्पावर करने की बात करें, लोगों को बताने की बात करें, उससे रिलेटेड प्रिवेंशन की बात करें, हीलिंग की बात करें, उसके लिए एक नए दिन को यहां पर डिक्लेयर किया गया है। और ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस क्वेश्चन को भी ऑलमोस्ट कंफर्म मान के आप यहां पर चल सकते हैं। मैं आपको यहां पर बता दूं कि वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हमें कहां पर देखने को मिली है? फिजी के अंदर। विश्व हिंदी सम्मेलन हमें कहां पर देखने को मिला है? फिजी के अंदर। सीधा सीधा प्रश्न जो है एग्जाम के अंदर आपका यहां पर बन सकता है। यह भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट से संबंधित। यहां पर जो हमारी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन जी है, उन्हें चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा सीधा प्रश्न बनेगा। चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन जी को। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 के बारे में। तो यहां पर जो हमारे जनरल बिपिन रावत जी हैं, जो पहले सीडीएस हैं, प्रसून जोशी पोइट हैं, और अजीत डोभाल जी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इन्हें उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं तेरई एलिफेंट रिजर्व के बारे में। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा बन सकता है कि तेरई एलिफेंट रिजर्व आपको कहां पर देखने को मिलेगी? उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला डा सिल्वा बने हैं तीसरी बार। सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि स्कोच अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया रिसेंटली? तो जो हमारी लक्ष्मीर भंडार स्कीम है, उसे स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया। अभी लक्ष्मीर भंडार स्कीम क्या है? हर एक हाउस होल्ड के अंदर जो फीमेल हेड है, उन्हें यहां पर 500 रुपीज दिए जा रहे हैं अगर वो जनरल कैटेगरी से हैं, और 1000 रुपीज दिए जा रहे हैं अगर उनका संबंध SC ST कैटेगरी से है। और इस स्कीम की शुरुआत की गई
किसने शुरू किया, लॉन्च किसके द्वारा किया गया, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा, और यहां पर लक्ष्मी भंडार स्कीम को स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए जरा इसे भी। अरुणाचल प्रदेश में नॉर्थ ईस्ट का पहला फिश म्यूजियम देखने को मिलेगा। देखिए यहां पर जितने भी क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं ना, उनकी इंपॉर्टेंस है, उनकी रेलिवेंस है, तभी पिक किया है। इनका सीधा सीधा संबंध जो है किसी ना किसी इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ में है। ध्यान में रखना, अरुणाचल प्रदेश में नॉर्थ ईस्ट का पहला फिश म्यूजियम देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे राधा कृष्णन कमेटी के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीधा प्रश्न जो है आपका बनेगा कि हाल फिलहाल में हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस से रिलेटेड कौन सी कमेटी हमें देखने को मिली है या उसे कौन हेड कर रहे हैं ताकि रिफॉर्म्स आ सके। उनका नाम क्या है, राधा कृष्णन कमेटी। यहां पर जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है ना, उनकी रैंकिंग की जाएगी, उन्हें एक सर्टिफिकेशन दी जाएगी टाइम टू टाइम, ताकि जो बच्चे एडमिशन लेने जा रहे हैं उनको क्लैरिटी मिल सके कि एक्चुअल में उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का क्या लेवल है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स हमें देखने को मिलेंगे। ध्यान में रखना, इस कमेटी को हेड कौन कर रहे हैं, राधा कृष्णन जी। इसी वजह से इस कमेटी का नाम क्या है, राधा कृष्णन कमेटी। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं, एक इंडियन फर्म है जिसका नाम है मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड। यहां पर उन्हें प्रोजेक्ट मिला है कि वो मंगोलिया के अंदर पहली ग्रीनफील्ड ऑयल रिफाइनरी जो है सेटअप करने वाले हैं, बिल्ड करने वाले हैं। तो यहां पर प्रश्न आपका क्या बन सकता है, ये प्रश्न बन सकता है कि कौन से देश को पहली ग्रीनफील्ड ऑयल रिफाइनरी सेटअप करने में भारत की कंपनी मदद कर रही है। तो देश का नाम क्या है, मंगोलिया। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं निवेशक दीदी प्रोग्राम के बारे में। एग्जाम के अंदर प्रश्न क्या बनेगा कि निवेशक दीदी प्रोग्राम को लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा निवेशक दीदी प्रोग्राम को यहां पर लॉन्च किया गया है। इसका एम क्या है, टू प्रमोट फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी यहां पर जो महिलाएं हैं उन्हें अवेयर किया जाएगा, बताया जाएगा कि फाइनेंस को कैसे संभालना है, कैसे पैसे की बचत करनी है, कैसे जो उनके पास में ऑलरेडी पैसे हैं उनको सेव करना है, उनका यूज करना है, उन्हें इन्वेस्ट करना है। तो यहां पर फाइनेंशियल लिटरेसी की बात हो रही है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने निवेशक दीदी प्रोग्राम को यहां पर लॉन्च किया। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं जनजातीय गौरव दिवस के बारे में, जिसे हम ट्राइबल प्राइड डे भी कहते हैं। ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है 15 नवंबर को ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा। अभी ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नागालैंड ऑर्गेनाइज्ड तोखु इमोंग बर्ड काउंट। तो ध्यान में रखना, एग्जाम के अंदर प्रश्न आपका क्या बनेगा कि तोखु इमोंग बर्ड काउंट ये कहां पर ऑर्गेनाइज हुआ था हाल फिलहाल में। तो ये आपका ऑर्गेनाइज हुआ था नागालैंड में। देखिए नागालैंड के अंदर ये जो आपका ऑर्गेनाइज किया गया ना, इसमें बहुत सारी प्रेजेंटेशंस, डॉक्यूमेंट्रीज भी दिखाई गई। इसका मेन एम क्या है, बर्ड काउंट करने का मेन एम क्या है, मेन एम है ताकि उन्हें बचाया जा सके, उनकी पॉपुलेशन को यहां पर बचाया जा सके, उनके हैबिटेट को यहां पर कंजर्व किया जा सके। इसी वजह से तोखु इमोंग बर्ड काउंट हमें कहां पर देखने को मिला, नागालैंड के अंदर। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं प्रमोद भगत जी के बारे में, और यहां पर मनीषा रामदास जी के बारे में। इन्होंने 2022 BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप जो टोक्यो में हुई थी उसमें गोल्ड मेडल जीता है। ध्यान में रखना, प्रमोद भगत जी संबंध किसके साथ में है, बैडमिंटन के साथ में है। मनीषा रामदास जी संबंध किसके साथ में है, बैडमिंटन के साथ में है। पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप जो आपकी टोक्यो में हुई थी वहां पर इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवे समिट के बारे में। सीधा सीधा प्रश्न बनेगा कि पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवे समिट हमें कहां पर देखने को मिली, वाराणसी के अंदर देखने को मिली। देखिए गति शक्ति प्रोजेक्ट हमारा है क्या, इसमें जितनी भी हमारी मिनिस्ट्रीज है ना, अलग अलग तरह की मिनिस्ट्रीज हैं, चाहे वाटर मिनिस्ट्री है, चाहे रोड मिनिस्ट्री है, नेशनल हाईवे की मिनिस्ट्री है, सभी मिनिस्ट्रीज को क्या किया जा रहा है, कनेक्ट किया जा रहा है, ताकि हर एक मिनिस्ट्री जो है मिलजुल कर काम करे। और अगर किसी चीज को भी पहुंचाना है, चाहे अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही,
जैसे कोई चीज हमारी पहले रोड के थ्रू जानी है, फिर वाटरवेज के थ्रू जानी है, तो वो सारी चीजें बहुत ज्यादा जल्दी से हो सके, इसी वजह से गति शक्ति प्लान की शुरुआत जो है भारत के द्वारा की गई थी। और हाल फिलहाल में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवेज समिट ये आपकी कहां पर हुई है? वाराणसी में हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीधा सीधा प्रश्न जो है यहां पर आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं के एशफोर्ड मेडल के बारे में। पहली बार किसी भारतीय को यहां पर बेली के एशफोर्ड मेडल के साथ में सम्मानित किया गया है। यहां पर इनका नाम क्या है? डॉक्टर सुभाष बाबू। ट्रॉपिकल मेडिसिन के संबंधित यहां पर इन्होंने काम किया, जिनका बहुत ज्यादा यूज आगे रहने वाला है, और ये पहले भारतीय बने हैं बेली के एशफोर्ड मेडल प्राप्त करने वाले। इसी वजह से ये क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका संबंध, इनका काम किसके साथ में था? ट्रॉपिकल मेडिसिन के साथ में। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं फिट इंडिया स्कूल वीक के बारे में, जिसे ऑब्जर्व किया गया नवंबर मंथ के अंदर। यहां पर इसके मैस्कॉट क्या थे? मैस्कॉट थे तूफान एंड तूफानी। ध्यान में रखना, तूफान एंड तूफानी जो है फिट इंडिया स्कूल वीक के मैस्कॉट थे, जिसे लॉन्च किया गया था पीवी सिंधु के द्वारा। जो हमारी ओलंपिक मेडलिस्ट है पीवी सिंधु जी, उनके द्वारा फिट इंडिया स्कूल वीक के मैस्कॉट्स तूफान एंड तूफानी को यहां पर लॉन्च किया गया। अभी ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, लीड इट समिट, जिसका मतलब है लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, इसे होस्ट किसके द्वारा किया गया? इंडिया ने होस्ट किया, लेकिन किसके साथ में? स्वीडन के साथ में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीधा सीधा प्रश्न बनेगा। लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, इस समिट को होस्ट इंडिया के साथ में कौन से देश ने किया? स्वीडन ने किया। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं जियो स्मार्ट इंडिया 2022 के बारे में। अभी यहां पर इसका थीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न तो ये बनेगा कि जियो स्मार्ट इंडिया 2022 ये कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई थी, ये समिट कहां पर हुई थी? ये आपकी हुई हैदराबाद में, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, जियो स्मार्ट इंडिया 2022 का थीम क्या था? थीम था जियो स्पेशियल बाय डिफॉल्ट। देखिए, जियो स्पेशियल का यहां पर क्या मतलब है कि किसी भी लोकेशन से रिलेटेड कोई भी डाटा जब हमें प्राप्त हो जाता है ना, उसकी सहायता से बहुत सारी चीजें जो है की जा सकती हैं। तो यहां पर वहां की ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात हो रही है, उस लोकेशन से रिलेटेड डाटा की बात हो रही है। ध्यान में रखना, जियो स्मार्ट इंडिया 2022 ऑर्गेनाइज कहां पर हुआ? हैदराबाद में। और इसका थीम क्या था? जियो स्पेशियल बाय डिफॉल्ट एम्पावरिंग बिलियंस। थीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन गलत मत कर देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं सीस वॉर 2 के बारे में, काउंटर टेररिज्म ड्रिल के बारे में। देखिए, यहां पर भारत के अलावा और आसपास की कंट्रीज ने भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो हमारी काउंटर टेररिज्म ड्रिल है कहां पर हुई थी? ये हुई थी अरेबियन सी में, नॉर्थ वेस्ट अरेबियन सी में ये काउंटर टेररिज्म ड्रिल हुई थी। भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था? INS ट्रीकंड ने। तो यहां पर कौन सी शिप ने पार्टिसिपेट किया वो इंपॉर्टेंट है। ये आपकी सीस वॉर 2 काउंटर टेररिज्म ड्रिल कहां पर हुई ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं टेनिस के बारे में। यंगेस्ट वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर कौन बने हैं? कार्लोस अल्काराज। अभी ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फैमिली प्लानिंग कहां पर हुई थी, इसके बारे में प्रश्न बन सकता है, क्योंकि इसी कॉन्फ्रेंस के अंदर भारत एकमात्र ऐसा देश था जिसे एक्सीलेंस इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। अगर पूछा जाए एक्सीलेंस इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया भारत को। और यहां पर ये कॉन्फ्रेंस आपकी कहां पर हुई थी? थाईलैंड में। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं दलाई लामा के बारे में। अगर पूछा जाए गांधी मंडेला अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया हाल फिलहाल में, तो ये सम्मानित किया दलाई लामा जी को। इसके अलावा जो आपके क्लासिकल डांसेस होते हैं उस कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है सुमित्रा चरत राम अवार्ड। अगर पूछा जाए हाल फिलहाल में सुमित्रा चरत राम अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया, तो यहां पर जो आपकी उमा शर्मा है इनका संबंध है कथक के साथ में, इन्हें यहां पर इससे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया एंड द रॉयल ओमान नेवीज नसीम अल बाहर 2022। अगर पूछा जाए नसीम अल बाहर एक्सरसाइज कौन से दो देशों के बीच में हुई? इंडिया और ओमान के बीच में। कहां पर हुई? ओमान में।
अभी यहां पर एक और चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भारत की तरफ से किन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो यहां पर ट्रिकन ने पार्टिसिपेट किया, यहां पर ऑफशोर पेट्रोल वेसल सुमित्रा उसने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा जो हमारा मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है जिसका नाम है डॉर्नियर, उसने पार्टिसिपेट किया। तो ट्रिकन के बारे में, सुमित्रा के बारे में, डॉर्नियर के बारे में आपको पता होना चाहिए। नसीम अल बाहर एक्सरसाइज के बारे में पता होना चाहिए। नसीम अल बाहर एक्सरसाइज कौन से दो देशों के बीच में हुई, भारत और ओमान के बीच में हुई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं टेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2021 के बारे में। तो यहां पर 3 लोगों को टेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। सबसे पहले लैंड एडवेंचर के लिए नैना ढक्कड़ को, शुभम धनंजय वनमाली जी को वाटर एडवेंचर के लिए, और यहां पर भवानी सिंह समयाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। ये जो आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा इसके ऊपर प्रश्न जो है आपका बन सकता है। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं, फीफा वर्ल्ड कप रिसेंटली हुआ था, तो इसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है पहले मेल प्लेयर बन गए थे जिन्होंने 5 वर्ल्ड कप्स के अंदर गोल स्कोर किया है। 5 अलग अलग वर्ल्ड कप्स के अंदर गोल स्कोर करने वाले पहले मेल प्लेयर कौन बने थे? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं प्रोजेक्ट 15B के बारे में। देखिए प्रोजेक्ट 15B के तहत 4 शिप्स जो है आपकी बनाई जा रही है, जिनके नाम 4 इंडियन सिटीज के ऊपर रखे जाएंगे, विशाखापट्टनम, मोरमुगांव, इंफाल एंड सूरत। अभी क्वेश्चन यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि रिसेंटली इंडियन नेवी हैज कमीशन्ड द इंडिजीनियसली बिल्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS मोरमुगांव। INS मोरमुगांव को रिसेंटली कमीशन कर लिया गया है। विशाखापट्टनम को उससे पहले कमीशन किया था। और आपको पता है कि ये प्रोजेक्ट कौन सा है? प्रोजेक्ट 15B। प्रोजेक्ट 15B के तहत 4 शिप्स जो हैं आपकी 4 मेजर सिटीज के ऊपर इनका नाम रखा जाएगा। सिटीज के नाम आपको पता होने चाहिए, विशाखापट्टनम, मोरमुगांव, इंफाल, सूरत। एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से कौन सी शिप जो है प्रोजेक्ट 15B के अंदर नहीं आती है। तो अगर आपको नहीं पता होगा तो क्वेश्चन आप गलत कर देंगे। INS विशाखापट्टनम पहली थी, INS मोरमुगांव को रिसेंटली कमीशन किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं ब्रिटेन के जॉन मैकफॉल के बारे में। यहां पर जॉन मैकफॉल जो है वर्ल्ड के पहले पैरा एस्ट्रोनॉट बन गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड के पहले पैरा एस्ट्रोनॉट कौन बने हैं? जॉन मैकफॉल। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे तमिलनाडु राज्य के बारे में। तमिलनाडु राज्य ने रिसेंटली अरितापत्ति विलेज को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया है। ये जो आपकी हेरिटेज साइट्स होती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है जिसे कंजर्व करना है। तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का दर्जा किसे मिला है? अरितापत्ति विलेज को। पूछा जा सकता है कहाँ पर ये देखने को मिलेगा? तमिलनाडु राज्य के अंदर। कनाडा ने पहली बार डेविस कप टाइटल जो है आपका जीता था। तो एग्जाम के अंदर प्रश्न बन सकता है कि हाल फिलहाल में डेविस कप किसने जीता था? कनाडा ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं, देखिए 2022 इज द एशियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर। तो यहां पर एशियान से रिलेटेड कोई भी प्रश्न एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। इसी वजह से सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि एशियान के अंदर मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं। तो यहां पर सबसे पहले आप देख लीजिए, ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ये हमारी क्या है? एशियान की मेंबर कंट्रीज हैं। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपसे पूछी जा सकती है कि एशियान के हेडक्वार्टर आपको कहां पर देखने को मिलेंगे? तो ये आपको देखने को मिलेंगे इंडोनेशिया के अंदर। ये जो इंडोनेशिया है यहां पर आपको हेडक्वार्टर्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर ये आपसे पूछा जाए कि जो एशियान है इसे एस्टेब्लिश कहां पर किया गया था, तो एस्टेब्लिश इसे किया गया था थाईलैंड में। ध्यान में रखना, अगर एस्टेब्लिश के बारे में पूछा जाए तो इसे एस्टेब्लिश किया गया था थाईलैंड में, बैंकॉक में 1967 में। अगर हेडक्वार्टर पूछे जाए तो ये आपको देखने को मिलेंगे इंडोनेशिया में। इनमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को आपको मिल सकता है। ये जो मेंबर कंट्रीज है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी प्रश्न बन सकता है। बताइए इनमें से कौन सी कंट्री एशियान का मेंबर नहीं है? एशियान का मतलब आप सभी को पता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाल फिलहाल में 30 वर्ष पूरे हुए हैं इंडिया एशियान फ्रेंडशिप के। 10 की 10 कंट्रीज के नाम आपको यहां पर पता होने चाहिए। यहां पर इसे एस्टेब्लिश कहां पर किया गया था, थाईलैंड में किया गया था, यह पता होना चाहिए। इसके हेडक्वार्टर कहां पर है, इंडोनेशिया में है, यह पता होना चाहिए। कौन से वर्ष में इसे एस्टेब्लिश किया था, यह पता होना चाहिए, 1967 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स के बारे में। तो देखिए यहां पर जो मणिपुर राज्य है हमारा, उसने नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स की मेडल टैली के अंदर टॉप किया है। यहां पर नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स के होस्ट कंट्री कौन थे, मेघालय। मेघालय में नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स हमारी हुई थी। यहां पर टॉप किसने किया है, मणिपुर ने किया है और लगातार दूसरी बार टॉप किया है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर बात करते हैं हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो देखिए अगर यहां पर बात की जाए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2022, ये हमारी कहां पर हुई, तो ये हुई समरकंद उज्बेकिस्तान के अंदर। अभी आपको यहां पर सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि 2023 को समिट की होस्ट कंट्री कौन होगी, तो ये होगी इंडिया। अगर 2023 के बारे में पूछा जाए तो होस्ट कंट्री कौन है, इंडिया है। अगर 2022 के बारे में पूछा जाए तो होस्ट कंट्री कौन थी, उज्बेकिस्तान थी। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अगर हम मेंबर्स की बात करेंगे तो यहां पर मेंबर कौन कौन है, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर कहां पर है, तो गलत मत कर देना, ये शंघाई के अंदर नहीं है, ये आपके है बीजिंग चाइना के अंदर। इसके हेडक्वार्टर्स आपके कहां पर है, बीजिंग चाइना में है। अगर 2022 समिट के बारे में पूछेंगे तो वो समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई है। अगर 2023 के बारे में पूछेंगे तो ये समिट हमारी कहां पर होगी, ये होगी हमारी भारत में। इसके अलावा जो हमारे मेंबर कंट्रीज हैं उनके बारे में आपको यहां पर पता होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे लेजेंडरी पीटी उषा के बारे में। अगर पूछा जाए पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, तो ये बनी है पीटी उषा जी। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं गरुड़ एयर एक्सरसाइज के बारे में। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि गरुड़ एयर एक्सरसाइज कौन से देशों के बीच में देखने को मिली, इंडिया एंड फ्रांस के बीच में। लोकेशन क्या थी, जोधपुर थी। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया, सुखोई 30 ने, राफेल ने, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने और यहां पर जैगुआर फाइटर एयरक्राफ्ट ने। तो यहां पर किस किसने पार्टिसिपेट किया है वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा MI-17 हेलीकॉप्टर्स ने भी पार्टिसिपेट किया था। गरुड़ एक्सरसाइज लोकेशन क्या थी, जोधपुर राजस्थान। कौन से देशों के बीच में हुई, इंडिया एंड फ्रांस के बीच में। अभी ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिम्पेक्स 2022 ये एक्सरसाइज कौन से दो देशों के बीच में हुई, सिंगापुर एंड इंडिया के बीच में। यहां पर लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहला फेज इसका हुआ विशाखापट्टनम में, दूसरा फेज इसका हुआ बे ऑफ बंगाल में। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं युद्ध अभ्यास 2022 एक्सरसाइज के बारे में। ये आर्मी की एक्सरसाइज है, इंडिया एंड यूएसए के बीच में होती है। कहां पर हुई ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, लोकेशन थी औली उत्तराखंड। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं मानगढ़ धाम के बारे में। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं उन्होंने कहा कि जो हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन है उनका इतिहास काफी ज्यादा रिच है, उनके बलिदान को हम यहां पर नहीं भूल सकते हैं, जिनके चलते यहां पर मानगढ़ धाम को नेशनल मॉन्यूमेंट का दर्जा दिया गया है पीएम मोदी जी के द्वारा। ध्यान में रखना मानगढ़ धाम कहां पर है, राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक। ये आपको कहां पर देखने को मिलेगी, मध्य प्रदेश उज्जैन के अंदर। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां पर किसने पार्टिसिपेट किया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए अभी हम यहां पर बात कर रहे हैं मालाबार एक्सरसाइज के बारे में। मालाबार एक्सरसाइज कौन से देशों के बीच में हुई, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यानी जो हमारे क्वाड के मेंबर्स हैं उनके बीच में हुई। कहां पर हुई, सीज ऑफ जापान में हुई। भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान में रखना कौन सी शिप्स थी, इंडियन नेवल शिप्स शिवालिक एंड कमोर्ता। यहां पर आईएनएस शिवालिक और आईएनएस कमोर्ता ने मालाबार एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
क्वाड की मेंबर कंट्रीज के बीच में मालाबार एक्सरसाइज हुई, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे G20 के लोगों के बारे में। अगर लोगों की बात करें तो यहां पर आप साफ साफ देख सकते हैं लोगो क्या है, लोटस। इसके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। देन यहां पर G20 का जो थीम है उसके बारे में पूछा जा सकता है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, जिसे हिंदी में हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। तो यहां पर वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर जो है G20 इंडिया के अंदर जो हो रही है 2023 में, उसका थीम है। थीम आपको यहां पर पता होना चाहिए, लोगो आपको यहां पर पता होना चाहिए, 2023 की होस्ट कंट्री कौन है, इंडिया है, वो पता होना चाहिए। 2022 में G20 समिट को किसने होस्ट किया था, इंडोनेशिया ने होस्ट किया था, ये भी आपको यहां पर पता होना चाहिए। तो यहां पर लोगो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, साथ ही साथ इस बार किसने होस्ट किया इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यहां पर यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसका थीम क्या है, मोटो क्या है। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे वंगाला फेस्टिवल के बारे में। वंगाला फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स भी कहा जाता है और यह सेलिब्रेट किया जाता है गारो ट्राइब्स के द्वारा। ध्यान में रखना, वंगाला फेस्टिवल को हम क्या कहते हैं, फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स कहते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि गारो ट्राइब्स हमें कहां पर देखने को मिलती है प्रोमिनेंटली, भारत के कौन से राज्य के अंदर। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे COP27 क्लाइमेट समिट के बारे में। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि COP27 क्लाइमेट समिट हुई कहां पर, तो ये आपकी हुई इजिप्ट में। ध्यान में रखना, COP27 क्लाइमेट समिट आपकी कहां पर हुई थी, शर्म इल शेख, इजिप्ट के अंदर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट समिट से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आपको इसके वेन्यू के बारे में यहां पर पता होना चाहिए। अभी यहां पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इंडोनेशिया ने मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट को क्या किया था, अनाउंस किया था। तो यहां पर दोनों कंट्रीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। एग्जाम के अंदर प्रश्न क्या बनेगा, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट को कौन सी दो कंट्रीज के द्वारा अनाउंस किया गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इंडोनेशिया के द्वारा। और यहां पर भारत भी इसका मेंबर है, इसी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट है क्या चीज, यहां पर जो हमारे मैंग्रोव्स है ना, उनका यूज हम किस तरह से कर सकते हैं कार्बन एमिशन को कम करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, उसकी बात यहां पर की जा रही है। तो एग्जाम में प्रश्न क्या बन सकता है, पहला प्रश्न बनेगा कि हाल फिलहाल में क्लाइमेट समिट आपकी कहां पर हुई, तो ये हुई इजिप्ट में। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, इसे अनाउंस कौन से दो देशों के द्वारा किया गया, अनाउंस किया गया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इंडोनेशिया के द्वारा। और यहां पर इस अलायंस के मेंबर कौन कौन है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इंडोनेशिया तो इसके मेंबर है ही साथ इंडिया, जापान, स्पेन, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया भी इसके मेंबर है, पता होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे क्लाइमेट शील्ड फंड के बारे में। एग्जाम के अंदर सीधा प्रश्न क्या बनेगा कि क्लाइमेट शील्ड फंड को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है, G7 ने लॉन्च किया है, क्वाड ने लॉन्च किया है, G20 ने लॉन्च किया है। तो ध्यान में रखना, G7 ने यहां पर शील्ड फंड को लॉन्च किया है। और आप देख सकते हैं COP27 आपकी कहां पर हुई, इजिप्ट में हुई। अभी शील्ड फंड, क्लाइमेट शील्ड फंड का यूज क्या है, यहां पर उन कंट्रीज की मदद करनी है जहां पर अचानक से कोई क्लाइमेट डिजास्टर आ जाता है, कोई फ्लड आ गए, कोई ड्रॉट की स्थिति उत्पन्न हो गई, कोई भी डिजास्टर आ जाता है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, क्लाइमेट से रिलेटेड, तो वहां पर इमीडिएटली उन कंट्रीज की सहायता की जा सके। इसकी वजह से इस शील्ड फंड की शुरुआत की है क्लाइमेट शील्ड फंड की G7 कंट्रीज ने। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं इन आवर लाइफ टाइम कैंपेन के बारे में। अभी देखिए, इन आवर लाइफ टाइम कैंपेन, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, साथ ही साथ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन दोनों ने मिलकर इन आवर लाइफ टाइम कैंपेन लॉन्च किया है। किन लोगों के लिए लॉन्च किया है, उन यूथ के लिए लॉन्च किया है जिनकी एज क्या है 18 to 23 ईयर्स। अभी यहां पर इनका काम क्या है, इन आवर लाइफ टाइम कैंपेन का काम क्या है कि ये जो हमारे बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 से 23 वर्ष के बीच में है, ये इस तरह का लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें जिसकी वजह से पोल्यूशन कम हो जाए, क्लाइमेट चेंज हमारा ना हो, ग्लोबल वार्मिंग कम हो,
लाइफस्टाइल उस तरह का हम यहां पर लिव कर सके और ये मैसेज ये यूथ जो है बाकियों को भी दे सके। इसी वजह से इन आवर लाइफ टाइम कैंपेन की शुरुआत की गई है यूएनडीपी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। यहां पर एज ग्रुप इंपॉर्टेंट है। इन आवर लाइफ टाइम कैंपेन की शुरुआत की गई है 18 टू 23 ईयर्स के बीच में जो हमारा यूथ आता है उनके लिए। जैसे मान लीजिए हम कैसे लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर सकते हैं, अगर हम बाइक्स का कम यूज करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा यूज करें तो पोल्यूशन हमारा कम हो जाएगा, चलना प्रेफर करें, साइकिल का यूज करें। तो यहां पर इस तरह की लाइफस्टाइल की बात की जा रही है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हमारा ना हो। एज ग्रुप इंपॉर्टेंट है। लॉन्च यूएनडीपी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा किया गया। नाम क्या है? इन आवर लाइफ टाइम कैंपेन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं COP27 जो आपकी क्लाइमेट समिट हुई है इजिप्ट में, वहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट बातें भी हुई। सबसे पहले लॉस एंड डैमेज फंड की शुरुआत की गई है। लॉस एंड डैमेज फंड का भी मेन मोटिव क्या है? जो हमारी वल्नरेबल कंट्रीज हैं, जहां पर कोई भी क्लाइमेट लिंक डिजास्टर उस कंट्री को इफेक्ट करता है, उन्हें जल्द से जल्द कंपनसेट किया जा सके, कंपनसेशन दी जा सके, उनकी यहां पर मॉनेटरी सहायता की जा सके। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अवेयर, सबसे पहले तो आपको अवेयर की एब्रीविएशन पता होनी चाहिए। एक्शन ऑन वाटर अडेप्टेशन एंड रेजिलियंस इनिशिएटिव। ध्यान में रखना, पहली बार किसी क्लाइमेट समिट के अंदर वाटर की बात हुई है। पहली बार वाटर के ऊपर इतनी ज्यादा चर्चा हुई है किसी क्लाइमेट समिट में, और यहां पर अवेयर की बात हुई है। अवेयर की एब्रीविएशन क्या है? एक्शन ऑन वाटर अडेप्टेशन एंड रेजिलियंस इनिशिएटिव। अभी यहां पर बात किस चीज की हो रही है? पानी की बात हो रही है। हमें सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि कहां पर कितना पानी है, और साथ ही साथ यहां पर लोगों को अवेयर करने की बात हो रही है। अगर कहीं पर ड्रॉट जैसी कंडीशन आ जाती है क्लाइमेट चेंज की वजह से, या फिर फ्लड जैसी कंडीशन आ जाती है, तो यहां पर कॉपरेशन चाहिए। पानी के लेवल के ऊपर भी अलग अलग कंट्रीज की कॉपरेशन चाहिए। इसी वजह से पहली बार क्लाइमेट समिट में वाटर की बात हुई है, वाटर सिक्योरिटी की बात हुई है, अवेयर की बात हुई है, अवेयर की एब्रीविएशन की बात हुई है। ध्यान में रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे स्टील प्रोडक्शन के बारे में। अगर स्टील प्रोडक्शन की बात करेंगे तो भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और सेकंड नंबर के ऊपर आ गया है स्टील प्रोडक्शन में। स्टील प्रोडक्शन की रैंकिंग्स में चाइना नंबर 1 है, इंडिया नंबर 2 है, जापान नंबर 3 है। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं पेरिस में 2024 में जो आपकी ओलंपिक्स होने वाली है उसके मैस्कॉट के बारे में। तो यहां पर जो आपकी फिरगियन कैप है उसे मैस्कॉट चुना गया है हमारे पेरिस 2024 ओलंपिक्स के लिए। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स आपकी हुई थी बर्मिंघम में, उसके मैस्कॉट के बारे में पूछा जाए तो पैरी द बुल उसका मैस्कॉट था। अगर कतर फीफा वर्ल्ड कप के मैस्कॉट के बारे में पूछा जाए तो लईब स्किल्ड प्लेयर ये आपका मैस्कॉट था। अगर टोक्यो ओलंपिक्स के मैस्कॉट के बारे में पूछा जाए तो मिराई तोवा जो है इसका मैस्कॉट था। तो बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स के मैस्कॉट के बारे में भी पता होना चाहिए, कतर फीफा वर्ल्ड कप के मैस्कॉट के बारे में भी पता होना चाहिए, और यहां पर पेरिस 2024 ओलंपिक्स का मैस्कॉट क्या रहेगा? फिरगियन कैप। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं, देखिए जो हमारी रानीपुर टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये 53rd टाइगर रिजर्व बन गई है भारत की। यहां पर आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर कौन सी टाइगर रिजर्व हमें देखने को मिलती है। दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और रानीपुर टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर। और हाल फिलहाल में रानीपुर टाइगर रिजर्व 53rd टाइगर रिजर्व बन गई है भारत देश की। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं, अगर पूछा जाए ईस्ट एशिया समिट 2022 की कहां पर हुई या फिर एशियान समिट कहां पर हुई, तो ये दोनों आपकी कहां पर हुई है? कंबोडिया में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईस्ट एशिया समिट के बारे में पूछा जाए या 40th एंड 41st एशियान समिट के बारे में पूछा जाए, दोनों ही आपकी कहां पर हुई है? कंबोडिया के अंदर। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप के बारे में। आपको बताया कि हाल फिलहाल में T20 वर्ल्ड कप हुआ था, जिसे जीता किसने था? इंग्लैंड ने जीता था। यह वर्ल्ड कप आपका हुआ कहां पर था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा बार T20 वर्ल्ड कप आज तक किसने जीता है, तो इंग्लैंड ने जीता है और वेस्ट इंडीज ने जीता है। इंग्लैंड ने भी 2 बार T20 वर्ल्ड कप जीता है, वेस्ट इंडीज ने भी 2 बार T20 वर्ल्ड कप जीता है।
भारत ने T20 वर्ल्ड कप सिर्फ एक बार जीता है 2007 के अंदर, जो इनॉग्रल T20 वर्ल्ड कप था। प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करें तो यहाँ पर जो सैम करन है इंग्लैंड से, वो प्लेयर ऑफ द सीरीज थे। मैंने आपको बताया था आईपीएल ऑक्शन के अंदर 18.5 करोड़ में पंजाब किंग्स ने इन्हें अपने नाम किया था और इन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे आईपीएल ऑक्शन के भी। सबसे ज्यादा रन स्कोर किए थे विराट कोहली ने और सबसे ज्यादा विकेट्स ली थी वनिंदु हसरंगा ने, जो श्रीलंका के प्लेयर हैं। आगे बात करते हैं, एग्जाम के अंदर प्रश्न बन सकता है कि डोनी पोलो एयरपोर्ट ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा। तो देखिए, ये जो आपका डोनी पोलो एयरपोर्ट है ये देखने को मिलेगा ईटानगर अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और ये पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। देखिए, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्या होता है, जहां पर स्क्रैच से 0.0 से किसी एयरपोर्ट को डेवलप किया जाता है ना, उसे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहते हैं। इसी तरह से ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट क्या होता है कि पहले से वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसे रीडेवलप अगर हम करते हैं एयरपोर्ट को, उसे ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट कहते हैं। तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का मतलब यहां पर एक जगह ली गई, स्क्रैच जीरो से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया, और यहां पर पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट डोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर अरुणाचल प्रदेश के अंदर हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे मोमलू केव के बारे में। मोमलू केव आपको मेघालय के अंदर देखने को मिलेगी। हाल फिलहाल में इसे जियो हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। जियो हेरिटेज साइट का दर्जा उन्हें दिया जा रहा है जिन हेरिटेज साइट्स की मदद से जो धरती है उसे समझने में, उसके इतिहास को समझने में, उसके हेरिटेज को समझने में सहायता मिल सकती है, और वर्ल्ड लेवल के ऊपर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भारत की पहली जियो हेरिटेज साइट कौन सी बनी है, मोमलू केव, जो आपको मेघालय के अंदर देखने को मिलेगी। हाल फिलहाल में स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की काफी ज्यादा चर्चा हुई। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी आपको कहां पर देखने को मिलेगा, बेंगलोर में। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किनका है, जो हमारे कैंपे गौड़ा है उनका है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अभी बहुत सारे स्टैचू आपके हो चुके हैं, तो एक बार देख लीजिए। अगर स्टैचू ऑफ नॉलेज की बात करेंगे तो ये BR अंबेडकर जी का है, जो आपको लतूर महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलेगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का गुजरात में देखने को मिलेगा। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी रामानुजा जी का हैदराबाद में आपको देखने को मिलेगा। और हाल फिलहाल में स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलोर में देखने को मिला कैंपे गौड़ा जी का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां पर बता दूं कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पोजीशन यहां पर इस बार खाली रही है, क्योंकि किसी भी कंट्री ने ऐसा परफॉर्म नहीं किया है जो पहले 3 स्थान के अंदर आ सके। उसके बाद में रैंकिंग आपकी स्टार्ट होती है 4th से। डेनमार्क, स्वीडन आपके आते हैं। यहां पर भारत की रैंक क्या थी, 8th, और भारत एकमात्र G20 कंट्री है टॉप 10 के अंदर। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 पहली 3 रैंकिंग्स आपकी खाली थी। डेनमार्क, स्वीडन आते हैं, देन भारत का रैंक यहां पर आता है 8th। इसके अलावा हमने पहले भी इंडेक्स देखे थे। हमने ग्लोबल एविएशन सेफ्टी इंडेक्स देखा था, वहां पर रैंकिंग क्या थी हमारी, 48th थी। हमने ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स भी देखा था, वहां पर हमारी रैंकिंग क्या थी, 68th। तो आप देख सकते हैं यहां पर तीनों के पीछे 8 आ रहा है, तो ध्यान में रखना आपके लिए इजी हो जाएगा। तो चलिए, अभी पार्ट 2 में इतना ही। हमने यहां पर 100 से ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और मैंने आपको वीडियो शुरू होने से पहले 2 इंपॉर्टेंट काम बताए थे जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें से सबसे पहला काम क्या था, आपको हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, CDS1 2023 करंट अफेयर्स पैकेज के ऊपर जाना है, और वहां पर एक्सपेक्टेड मिक्स करंट अफेयर्स मॉक टेस्ट का जो फोल्डर है सभी के लिए फ्री कर दिया गया है, जिसमें 9 करंट अफेयर्स के मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ मैंने आपको यहां पर यह बताया था कि पहली वीडियो अपलोड कर दी गई है, जिसमें टारगेट हमारा क्या है, NDA और CDS एग्जाम के लिए पिछले 6 महीनों के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करना। तो चलिए, मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।